हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 16। तो पहले देखते हैं कि ग्रुप 16 में एलिमेंट कौन कौन से। तो ग्रुप 16 में जो एलिमेंट है उन्हें अपन ओम, सिन, से, टिपो इससे लर्न कर सकते हैं। ओम से ओ, सिन से एस, से एससी, टी से टीई, पी से पीओ। ठीक है। और इनके नाम क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये नाम यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट जो अपन को काम करना है वो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया कि ना आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने की नीड है और ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने की नीड है। तो देखो, ऑक्सीजन जो है वो कौन से ग्रुप में आता है? सेकंड ग्रुप में। और मैंने आपको बताया था कि जो पी ब्लॉक के लिए जो मैजिकल नंबर है वो क्या होता है? फर्स्ट से सेकंड में 8 ऐड करना है, फिर 8, फिर 18, फिर 18, 32, 32। अब पार्ट फर्स्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला। तो ऑक्सीजन में 8 है, उसका अगला कितना आएगा? 8 ऐड करेंगे 16, 18 ऐड करेंगे 34 और 18 ऐड करेंगे 52 और 32 ऐड करेंगे तो 84। ये इन सब के क्या आ जाएंगे? एटॉमिक नंबर। और ये इन पीरियड से रिलेटेड जो इनर्ट गैस है वो। और ये क्यों लिखी है? क्योंकि अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हैं, इनर्ट गैस, फिर n-2, एफ में कितने 14, n-1 डी में कितने 10 और ns2np4। ns2np4 जो होता है वो ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। s के 2 और p के 4 टोटल मिलके कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन और 10 ऐड करने पर 16 बनता है। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो क्या होगा? ns2np4। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पैटर्न में लिखेंगे। तो पहले का लिखते हैं ऑक्सीजन का। तो इनर्ट गैस देखो, पीछे वाली इनर्ट गैस लिखते हैं। तो पीछे वाली इनर्ट गैस कौन सी? हीलियम। तो हीलियम 2। और ये ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड में आता है, इसलिए 2s2 2p4। इसी तरीके से बाकी सबके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। जैसे मान लो पोलोनियम का लिखना है तो पोलोनियम कौन से पीरियड में आता है? 6 में। तो इसका क्या होगा? 6x2 6p4। ठीक है, ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। इसके जस्ट पीछे वाली इनर्ट गैस कौन सी थी? जीनॉन। तो जीनॉन 54। ठीक है, अब यहां पर 4f और 5d भी आएंगे। ठीक है, तो 4f के 14 और 5d के 10। एफ जो है दो पीछे लिया जाता है, इसलिए 6 पीरियड में है तो 4f लिया जाएगा। और डी जो है वो एक पीछे लिया जाता है तो ये 6 पीरियड में है तो 5d होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मैं पहले समझा चुका हूं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि चेल्कोजन कहते हैं इनको। तो देखो, चेल्को जो है वो चेल्कोस, कॉपर और ब्रास वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कॉपर के जितने भी और है वो या तो ऑक्साइड होते हैं या सल्फाइड होते हैं, और उनमें कुछ अमाउंट में टेलुरियम और सेलेनियम भी प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली कॉपर के ओर में ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, तो इनको ओर फॉर्मिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं और इनको क्या कहते हैं? चेल्कोजन कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते देखो। नेक्स्ट अपने है ऑक्यूरेंस, मतलब क्या क्या कहां कहां अवेलेबल है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट एविडेंट एलिमेंट है कहां पर? अर्थ की क्रस्ट पे। बच्चे देखो, आधे सुनते हैं और आंसर दे देते हैं। अर्थ की क्रस्ट में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एविडेंट एलिमेंट कौन सा है तो ऑक्सीजन है। अर्थ की क्रस्ट का करीब 46.6 या अराउंड 47% पार्ट बनाती। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? उनमें सिलिकेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अगर अपन एयर की बात करें तो एयर में मोस्ट एविडेंट एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, और सेकंड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन। और कितना होता है? 20.94% होता है, अराउंड 21% कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड और ऑक्सोसाल्ट। ऑक्सोसाल्ट के कौन से होते हैं? कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, बोरेट। इनके जब आप फॉर्मूले लिखते हो तो इन सब में ऑक्सीजन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो होता है वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अगर आपको नहीं पता ओर क्या होता है तो ओर क्या होता है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनरल्स यूज किए जाते हैं। मिनरल्स आप सब जानते हैं, जो माइनिंग्स में निकलते हैं कंपाउंड, उनको कहते हैं। और वो मिनरल जिससे कोई पर्टिकुलर मेटल प्रॉफिटेबल फॉर्म में और आसानी से निकाला जा सके, उस मिनरल को अपन क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। ये आपके चैप्टर नंबर 6 में था लेकिन इस साल हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 6। और ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसीजर है उसे कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, अब जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहे तो चैप्टर नंबर 6 के स्टार्टिंग पैरा को रीड कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये सल्फाइड ओर जितने भी होते हैं, जैसे लेड का जो ओर है जिससे लेड ऑब्टेन करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है पीबीएस। उसमें देखो सल्फर आ रहा है और उसका नाम क्या है, गेलेना। ये आपको पूछ सकते हैं फॉर्मूले, ठीक है। जिंक का जो और होता है उसे कहते हैं जिंक ब्लेंड और उसका फॉर्मूला क्या है, जेडएनएस। इसमें भी सल्फर आ रहा है। और कॉपर का क्या होता है, कॉपर पायरेटीज CuFeS2, इसमें भी देखो सल्फर। तो एक तो सल्फर सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं, दूसरा सल्फर जो होता है वो सल्फेट मिनरल के फॉर्म में होते हैं। अब सल्फेट मिनरल के 2-3 एग्जांपल याद रखने हैं। एक है जिप्सम, आपने 10th क्लास में लर्न किया होगा, CaSO4.2H2O को क्या कहते हैं, जिप्सम। इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, ये क्या कहलाता है, इप्सम सॉल्ट। बेरेट क्या होता है, BaSO4, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सल्फर जो होता है H2S के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर रहे हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जैसे एग, प्रोटीन, गार्लिक, ओनियन, हेयर, ये सब भी किसके बने होते हैं, सल्फर इनमें प्रेजेंट होता है। केवल सल्फर के नहीं होते लेकिन सल्फर भी इनमें होता है, ठीक है। टेलुरियम और सेलेनियम जो है वो थोड़े रेयर एलिमेंट है, कम ही अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और मेटल सेलेनॉइड्स और टेलुरॉइड्स के फॉर्म में जो सल्फाइड ओर होते हैं उनके साथ में ये भी प्रेजेंट होते हैं। और यही वजह है कि जब मेटलर्जी की जाती है, कॉपर की मेटलर्जी बोले तो कॉपर के ओर से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना, वो कॉपर की मेटलर्जी कहलाएगी। और उसको करते समय जब अपन एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन का, और उसमें एनोड जो होता है, एनोड और कैथोड लेते हैं और एनोड के नीचे कचरा इकट्ठा होता है। मतलब कचरा बोले तो वो सारी अनवांटेड चीजें जो उसमें अपने ओर में पहले से थी, वो अनवांटेड चीजें नीचे गिरती है और उन अनवांटेड चीजें में मेटल सोलेनॉइड्स और मेटल टेलुरॉइड्स होते हैं। इसका मतलब ये सेलेनियम और टीई जो होते हैं वो सल्फाइड ओर के साथ पहले से प्रेजेंट होते हैं इंप्योरिटी के फॉर्म में, ठीक है। पीओ जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट और बहुत ही ट्रेस अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जनरल कैरेक्टर लेते हैं। तो देखो जनरल कैरेक्टर का क्या ट्रेंड रहता है ग्रुप में और पीरियड में, ये मैंने जब आपको ग्रुप 15 करवाया था तब मैंने अच्छे से करवाया था, तो अब बार बार करवाने की नीड नहीं। अगर अभी भी आपने वो पार्ट नहीं देखा हो तो पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब अच्छे से समझाया था कि ये जितनी भी जनरल प्रॉपर्टी मैं या बताऊंगा उनका ट्रेंड क्या है, पीरियड में जाते समय वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्यों होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। तो अब डायरेक्ट अपन सीधा लिखेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे घटती है और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो ग्रुप 16 जो होता है, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है, तो ग्रुप 16 बाद में आता है ग्रुप 15 से। इसका मतलब ग्रुप 16 की साइज जो होगी ग्रुप 15 से क्या होगी, कम। तो यही अपने लिखा हुआ है, ग्रुप 16 हैज स्मॉलर साइज देन ग्रुप 15। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस तरफ से इस तरफ जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज छोटी हो जाती है। तो वही आगे लिख दिया कि इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ऐसा होता है। ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब सबसे छोटी साइज किसकी होगी, ऑक्सीजन की, उससे बड़ी सल्फर की, उससे बड़ी सेलेनियम की, उससे बड़ी टेलुरियम की, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे जाते समय साइज क्या होगी, बढ़ेगी। और उसका कारण क्या है, जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं एक एडिशनल एनर्जी सेल जो होती है वो जुड़ती जाती है, ठीक है। तो ये अपने इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ध्यान से सुनना, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आनी चाहिए किसके कंपेयर में, ग्रुप 15 के। लेकिन उल्टा होता है, ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एनर्जी कम आती है किसके कंपेयर में, ग्रुप 15 के कंपेयर में। इसका अब कारण अपन को पूछा जाता है। तो देखो जो ग्रुप 15 जो होता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2NP3, मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये अपने ग्रुप 15 में देखा था। जबकि ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4, जो ना कि हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये एलिमेंट अपना ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन खोना नहीं चाहते, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाएगा, जो ये चाहते नहीं है। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इस वाले एलिमेंट में से थोड़ा मुश्किल होता है, तो अपन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यही वजह है कि ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा ट्रेंड के अपोजिट ज्यादा होती है कंपैरेटिवली ग्रुप 16 की।
इस क्वेश्चन को कभी कभी आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, कारण बताओ। तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 का है और ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 का है। तो ग्रुप के नाम से ना पूछ के एलिमेंट के नाम से पूछ लेते हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो क्या होता है 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का देखा जाए तो क्या होता है 2s2 2p4। ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अपन लिखेंगे ये कि ये लाइन लिख देंगे कि नाइट्रोजन हैव हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप क्यों बना ले या पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती है जब अपन नीचे की तरफ मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अपन डिस्कस कर चुके हैं क्यों होती है, क्योंकि नीचे जाने पर साइज बढ़ती जाती है और जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी जो इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लगेगा तो आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा, कम एनर्जी रिलीज होगी और कम एनर्जी रिलीज होगी तो डिफिकल्ट टू ऐड होगा, डिफिकल्ट टू ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आती है, कम आती है। इस ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो जो अपने होती है ऑक्सीजन जो होता है ग्रुप में सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे होता है सल्फर और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है। इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आनी चाहिए और सल्फर की कम होनी चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम आती है और सल्फर की क्या आती है ज्यादा, जबकि होना क्या चाहिए था ऑक्सीजन की ज्यादा आनी चाहिए थी और सल्फर की कम आनी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों, तो इसका कारण है कि ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है। जनरली साइज छोटा होना अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट सेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसे आसानी से होल्ड करके रखेगा। लेकिन यहां साइज इतनी ज्यादा छोटी है कि जो पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी कुछ ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ऐड नहीं होने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन। तो ऑक्सीजन की साइज इतनी ज्यादा स्मॉल है कि वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है 8 और उसकी जो साइज है उनका रेशियो देखा जाए तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आती है। तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो होगा नहीं, आसानी से ऐड होगा नहीं, आसानी से ऐड नहीं होगा मतलब डिफिकल्ट टू ऐड है, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी नहीं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, कम। तो होना तो ये चाहिए था कि सल्फर की कम होनी चाहिए और होता यह है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या आती है, ज्यादा आती है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी क्यों लगा लें। नेक्स्ट है अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ग्रुप 15 पहले आता है, ग्रुप 16 बाद में आता है, इसका मतलब ग्रुप 16 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। और ये यहां पर अपन ने लिखा है कि ग्रुप 16 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 15 से ज्यादा होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी एक अपने वो क्या कहते हैं पॉइंट है, आपको लर्न रखना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन, उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, और सबसे तीसरे नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन। तीन अपन को याद रखने हैं, फोन, FON, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। और ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बड़ी होती जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम क्यों होती है सल्फर से, या सल्फर की ज्यादा क्यों होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि ये ट्रेंड के उल्टा है। और ये भी ट्रेंड के उल्टा है, ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ग्रुप 15 से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कम आ रही है, क्यों। या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन की कम क्यों होती है और नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये दो क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये लेना है कि कौन से मेटल है, कौन से मेटलॉइड्स और कौन से नॉन मेटल है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। मतलब जनरली नीचे की तरफ क्या मिलते हैं अपन को, मेटल मिलते हैं, और यही ट्रेंड यहाँ रहता है। तो ऊपर के दो एलिमेंट ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल होते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम मेटलॉइड्स होते हैं, और पोलोनियम जो है वो एक मेटल है और वो भी कैसा, रेडियो एक्टिव, जिसकी हाफ लाइफ सिर्फ 13.8 डेज होती है। तो बहुत शॉर्ट लिव ये एलिमेंट है, यही वजह बहुत ही ट्रेस अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है।
ऑल दीज एलिमेंट शो एलोट्रोपी, ये सारे एलिमेंट एलोट्रोपी शो करते हैं, ठीक है। सल्फर जो है वो स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन भी शो करता है, और ये दिखता है सल्फर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है S8, मतलब 8 मॉलिक्यूल सल्फर के चैन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है एनामोलस बिहेवियर, और ये मैंने आपको उसमें भी समझाया था कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी बाकी सारे एलिमेंट की, बाकी उसी ग्रुप के बाकी के एलिमेंट से सिमिलर नहीं होती, कुछ वो प्रॉपर्टी अलग शो करता है, इसे कहते हैं उसका एनामोलस बिहेवियर। जब अपन ने ग्रुप 15 किया था तो उसमें नाइट्रोजन का एनामोलस बिहेवियर किया था, यहां पर अपन करते हैं ऑक्सीजन का। रीजन लगभग लगभग वो के वही है जो वहां पे थे, कि इसकी स्मॉल साइज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, और डी ऑर्बिटल होता नहीं है, ये कि ये कारण वहां पे भी थे, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, और जबकि इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। ये जो है वो आपको एक जगह दिखता है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इस पे भी आप क्वेश्चन लगा ले। H2O और H2S दोनों ही हाइड्राइड है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इन दोनों का नेचर भी एक जैसा होना चाहिए, लेकिन H2S जो होती है वो गैस होती है, और H2O जो होता है वो लिक्विड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि H2O में ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन क्या बना पाता है, वो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना पाते हैं? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा होते हैं वो बना पाते हैं। तो फ्लोरीन वाले कंपाउंड बना पाते हैं ऑक्सीजन वाले और नाइट्रोजन वाले, तो ऑक्सीजन है इसमें, इसलिए H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जो H2O का एक मॉलिक्यूल H2O के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो उसके मॉलिक्यूल थोड़े पास पास में आते हैं, इसलिए H2O तो क्या होता है, लिक्विड, जबकि H2S क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता सल्फर, इस वजह से क्या है, गैस। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इनकी वैलेंसी भी लिमिटेड होती है, सिर्फ 2 ही होती है। बाकी सारे एलिमेंट डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से अपनी वैलेंसी एक्सपांड कर सकते हैं, इनके जो 4 और 6 वैलेंसी भी कर सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि क्यों नहीं कर पाता, तो इसका भी कारण है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ऑक्सीजन का, 2s2 2p4 और 2d, कुछ होता नहीं है, तो वो अपनी वैलेंसी जंप करवाकर एक्सपांड नहीं कर सकता। ये अपन ने नाइट्रोजन वाले में देखा था। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करता है, जबकि बाकी के जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं। ऑक्सीजन नहीं के बराबर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक फ्लोरीन के साथ जरूर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। OF2 में देखे तो +2 आती है, O2F2 में देखे तो +1 आती है, ठीक है। और बाकी ये जनरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी सारे एलिमेंट कैसे ही शो करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका भी कारण क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये किसी के साथ जुड़ेगा तो कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, नेगेटिव वाली। ये कब पॉजिटिव शो करेगा, जब इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेगा, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ऑक्सोफ्लोराइड कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बाकी सारों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। जबकि इस ग्रुप के अदर एलिमेंट है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +2 +4 +6 भी शो करते हैं। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NS2 में 2 और NP में ये इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे होते हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये -2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब इसकी 2 वैलेंसी होगी। अब अगर वो 2 वैलेंसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है, तो ये खुद कैसे करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अपन से कम है तो ये खुद कैसे होंगे, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये +2 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये P वाला, एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया जाए D में, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, और 4 वैलेंसी हो जाएगी। इनमें अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो कितनी आएगी, +4 आ सकती है। और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करवा दिया जाए तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 वैलेंसी हो जाएगी, और इन तरह के कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ सकती है, +6 भी आ सकती है। और ये जंप तब कर पाएंगे जब आगे एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा, और ये अपनी वैलेंसी इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आगे क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। लेकिन ऐसा एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास नहीं होता, ये अभी अपन ने देखा था, ठीक है। एक और चीज, ऊपर से जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं, ऊपर से नीचे बोले तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम,
तो जो टेलुरियम जो होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करता है +6 की वजह। और ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो NH2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो पीछे अगर ये वाले 2 पेयर में ही रखूं तो ज्यादा से ज्यादा कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? +4 हो सकती है। तो नीचे की तरफ जाने पर +6 की स्टेबिलिटी घटती है और +4 की बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी विथ हेलोजन, हेलोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ अपन को क्या करनी है? इसकी रिएक्शन शो करनी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और इन एलिमेंट की जो है वैलेंसी अगर अपन 2 माने, 2 हो सकती है इनकी वैलेंसी, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो और हाइड्रोजन मैंने आपको उसमें भी नाइट्रोजन वाले में भी समझाया था, जब भी हाइड्रोजन किसी के साथ में वो क्या करता है, अपने बॉन्ड बनाता है, तो वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले नहीं बना पाता क्योंकि उसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं होती। जब अपन ने 15 ग्रुप किया था तो उसमें भी हाइड्राइड अपन ने सिर्फ 3 वैलेंसी वाले बनाए थे, 5 वैलेंसी वाले हाइड्राइड नहीं बनाए थे। यहां पर भी ये सब अपनी वैलेंसी एक्सपांड कर सकते हैं, 4 और 6 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हाइड्राइड जो होगा वो नॉर्मल स्टेट वाले से बनेंगे। तो नॉर्मल स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्राइड भी 2 वैलेंसी वाले से करनी है, ठीक है। ज्यादा वैलेंसी वाला तब कर पाएंगे जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जुड़ते हैं, बोले तो हेलोजन के साथ जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, तब ऐसा हो सकता है। तो जनरल इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, H2E टाइप के बनेंगे। मतलब ऑक्सीजन H2O बनाएगा, सल्फर H2S बनाएगा, सेलेनियम H2Se बनाएगा, टेलुरियम H2Te बनाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर H2O, H2S, H2Se और H22E, ठीक है, T, इसको अपन किसी ऑर्डर में अरेंज करना चाहे तो उन सबको अपन समझते हैं। इससे इस तरफ जाने पर, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के, तो इस तरफ जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बॉन्ड जितना बड़ा होता जाएगा उससे तोड़ना उतना ही आसान होगा। इसका मतलब अगर इनको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना हो तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, और घटती जाएगी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, घटती जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करना हो तो थर्मल स्टेबिलिटी बोले तो कितना आसानी से तोड़ा जा सकता है, टेम्परेचर देके। तो अब वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। इस तरफ जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगी। तो सबसे ज्यादा थर्मली H2 होगा, उसके बाद ये घटते जाएंगे, ठीक है। एसिडिक नेचर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कितना आसानी से H दे देगा। तो H कब आसानी से देगा? जब वो आसानी से बॉन्ड टूटेगा। तो इस तरफ जाने पे बॉन्ड आसानी से टूटता है, तो इस तरफ एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस तरफ जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो इस तरफ जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा, ये तो अपने पॉइंट याद रखना है। अगर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखें तो इस तरफ बढ़ाना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से देखें तो इस तरफ घटाना है, थर्मल स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो इस तरफ घटाना है, और एसिडिक नेचर के हिसाब से देखें तो इस तरफ बढ़ाना है, ठीक है। ये पॉइंट अपन ने ग्रुप 15 में भी डिस्कस किए थे। अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो अब ये जल्दी जल्दी आ रहा होगा। आप उस वाले वीडियो पे ग्रुप 15 को अच्छे से समझे, ये और जल्दी जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ तो इस एलिमेंट, इन ग्रुप के जो एलिमेंट है उसकी 2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा तो EO टाइप का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने बोला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बना सकता है। तो 4 वाले भी ये वैलेंसी शो कर सकते हैं, उसके हिसाब से EO2 बनना चाहिए। और 6 वैलेंसी वाले भी बना सकते हैं, उस हिसाब से EO3 टाइप का बनना चाहिए, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में ही होती है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रखा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किन ग्रुप के, किन एलिमेंट के साथ होती है और क्यों। तो ऑक्सीजन और फ्लोराइड कंपाउंड में कोई भी दूसरा वाला एलिमेंट है वो अपनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। ये आगे इनके एग्जाम्पल भी लिखे हुए। इनके अलावा जो अदर ऑक्साइड है H2O7 भी एक तरह का ऑक्साइड बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर डाइऑक्साइड की बात करें तो कौन कौन से थे? SO2, SeO2, TiO2, इसको तो क्या डिस्कस करें, रेडियो एक्टिव है। अगर इन तीनों को देखें तो SO2 गैस है, ये दोनों क्या है? सॉलिड है, क्योंकि इन दोनों का क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और इसका ऐसा कुछ होता नहीं। ये जो होता है मतलब सारे के सारे क्या है? एसिडिक है, ठीक है। ट्राई ऑक्साइड देखे बोले तो SO3, SeO3, TeO3,
इसमें भी देखें तो SO3 गैस होगी और ये दोनों क्या होंगे, सॉलिड होंगे। सेम कारण है, इसका ऐसे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका नहीं होता। और ये भी सारे क्या एसिडिक है, मतलब सारे ऑक्साइड इस ग्रुप के एसिडिक ही होते हैं। लेकिन ये एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। तो अगर इनको अरेंज करना हो कि इनका एसिडिक नेचर बताओ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक SO2, फिर ये घटता जाएगा। अगर इसको अरेंज करना हो तो भी सेम, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये नीचे जाने पर एसिडिक नेचर क्या होता जाता है, घटता जाता है, जैसे एक सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विथ हेलोजन। अगेन हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उनके साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है। तो एक बार E को अगर 2 के हिसाब से ले तो EX2 टाइप का बनना चाहिए, 4 के हिसाब से ले तो EX4 टाइप का बनना चाहिए, 6 के हिसाब से ले तो EX6 टाइप का बनना चाहिए। एक चीज याद रखना, EX6 बनाने के लिए ये जो X है ये कौन सा होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन ही इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बनवा पाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड। जो हैलाइड अपन ने बनाया है, अगर हेलोजन तो फ्लोरीन भी हो सकता है, तो वो हैलाइड फ्लोराइड कहलाएंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड कहलाएंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड कहलाएंगे, आयोडीन होगा तो आयोडाइड होगा, आयोडाइड कहलाएंगे। अगर इनमें देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे, तो देखो फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एक बार जब वो किसी के साथ जुड़ जाता है तो आसानी से हटता नहीं। तो जो फ्लोराइड होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड, और सबसे कम कौन से होंगे, आयोडाइड होंगे। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्लोराइड और सबसे कम कौन सा है, आयोडाइड। और ये क्यों होता है, क्योंकि इस तरफ बढ़ने पे बोले तो फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, इसलिए सबसे कम स्टेबल। अब एक एक करके अपन तीनों तरह को डिस्कस करते हैं। पहले EX6 टाइप के देखते हैं। EX6 टाइप के जितने भी बनेंगे, जैसे ECl6, EF6, ऐसे में उनमें से हेक्सा हैलाइड जो होते हैं वो सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड वाले, मतलब X की जगह फ्लोरीन लेते हैं, सिर्फ वो ही स्टेबल होते हैं, बाकी सब अनस्टेबल समझ सकते हैं, नहीं बनते हैं, ऐसे समझ सकते हैं अपन। और इसका कारण भी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ या फिर किसके साथ होती है, फ्लोरीन के साथ। तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ EX6 टाइप के बनेंगे। और इसमें भी SF6 जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसका कारण पूछते हैं। अब ये समझना, देखो सल्फर जो होती है उसकी साइज होती है छोटी, और SF6 में उसका जो स्टेट है वो होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और उसमें उसकी जो वो अपने क्या कहते हैं ज्योमेट्री जो है वो कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में ये ऑक्सीजन जो होगा वो 4 फ्लोरीन से यहां पर, और एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन यहां पर, इस तरीके का क्या होगा, यहां पर अपन ने सल्फर लिखना है। ठीक है, तो यह सल्फर, और फिर क्या होगा, ये 5-6 ऐसे फ्लोरीन जुड़े हुए, और ये चारों तरफ से फ्लोरीन क्या करते हैं, सल्फर को कवर भी कर लेते हैं, और साथ में सल्फर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाते हैं। और सल्फर के पास अब एक भी लॉन पेयर फ्री नहीं है। सल्फर अपनी जितनी ऑक्सीडेशन, मतलब वो वैलेंसी एक्सपांड कर सकता था, कर ली, वो 6 कर सकता था, 6 कर ली, और 6 वो किसके साथ जुड़ गया, फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन वाला बॉन्ड टूटना नहीं है। तो इस वजह से SF6 जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, मतलब ये फ्लोरीन इसको किसी के साथ जुड़ने नहीं देना चाहेंगे। तो SF6 जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज और S सराउंडेड बाय फ्लोरीन देयर इज अ हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, और इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है, बोले तो ज्यादा स्टेबल होता है। SF4 से अगर इसका कंपेयर किया जाए तो SF4 में फ्लोरीन जो होता है वो 4 फ्लोरीन है, तो सल्फर के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो पेयर के फॉर्म में है, उनको वो एक्सपांड करके 2 वैलेंसी और किसी के साथ जुड़ सकता है, और फिर इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो SF4 फिर भी रिएक्टिव होता है, SF6 तो बिल्कुल ही नहीं होता। अगर EX4 वाले की बात की जाए तो EX4 में कौन कौन से हो सकते हैं, SF4, SEF4, TEF4। इसमें से SF4 जो होता है वो गैस होता है, SEF4 जो होता है वो लिक्विड होता है, और TEF4 जो है वो सॉलिड होता है। ठीक है, हाँ इसके क्लोराइड भी बनते हैं, ठीक है, वो भी फेयरली स्टेबल होते हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, जैसे सल्फर का एग्जांपल लेते हैं, तो आउटर सेल में कितने थे, 3s2 3p4, सब में ऐसे ही होगा। एक आगे क्या होगा, वो एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा। तो जनरली इसके पास 2 क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करवा दे तो कितने हो जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक s का, 3 p के और एक d के, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब 3 तो यहां जुड़े हुए होने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, तो ये तो हुआ लॉन पेयर और 4 क्या हुए बॉन्ड पेयर। इस लॉन पेयर की वजह से, ये एक लॉन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना होकर सी सॉ होती है। ठीक है, लॉन पेयर जब भी आएंगे वो ज्योमेट्री को क्या कर देते हैं, डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं EX2 टाइप के। अब EX2 टाइप में ऑल एलिमेंट EX2 टाइप के वो क्या करता है, हैलाइड बनाता है, लेकिन सेलेनियम नहीं बनाता। सेलेनियम के जो हैलाइड होते हैं वो कम स्टेबल होता है। कारण है कि सेलेनियम के जो हैलाइड होता है वो मोनोहेलाइड और टेट्राहेलाइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये एक रिएक्शन है, SeCl2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोहेलाइड और टेट्राहेलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये वाला बनाता ही नहीं है, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये मिलेंगे तो है नहीं, अनस्टेबल होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे भी आप समझो वैसे ये बन जाते हैं इसके कंपाउंड, लेकिन वो मोनोहेलाइड और टेट्राहेलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए अपन नहीं कहते कि SeCl2 बना है, बाकी सब तो स्टेबल है। ठीक है, अगर इनकी EX2 वाले की बात की जाए तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्यों, देखो EX2 बनाने के लिए कितने बॉन्ड बनाने, 2 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड तो वो जनरल सीन में भी बना सकता है, उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते ही। तो S का 1 और P के 3 ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो sp3। हालांकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 ही क्या हो जाएंगे, लॉन पेयर। अगेन 2 लॉन पेयर है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। sp3 के हिसाब से इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, लेकिन 2 लॉन पेयर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना होकर वी शेप की हो जाएगी, कुछ इस तरीके की। ठीक है, ये 2 लॉन पेयर है, देखो। नेक्स्ट है मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड का क्या मतलब है, ऐसा बनना चाहिए SF, ठीक है, HCl, लेकिन ये SF HCl ऐसे नहीं बनते, SF और SF जुड़ जाएंगे डाइमर के फॉर्म में और क्या बन जाएगा, S2F2। तो ये इस फॉर्म में होंगे, S2F2, S2Cl2, S2Br2, S2Cl, Se2Cl2, इस तरीके के फॉर्म में होंगे, ये डाइमेरिक फॉर्म में होंगे। अगर इनका डाइमेरिक फॉर्म में स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो ये लॉन पेयर की वजह से ये दोनों क्लोरीन एक ही तरफ नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये S2Cl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि सल्फर सल्फर जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन जुड़े हुए। एक ऑप्शन में ऐसे दे देते हैं सल्फर सल्फर जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, लेकिन वो गलत है। एक ऊपर होगा बॉन्ड, एक नीचे होगा, रिपल्सन को कम करने के लिए। ठीक है, एक और चीज, जो ये डाइमेरिक फॉर्म में इनमें से कोई भी जो है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे इसमें से कोई एक ले लेता हूं, जैसे Fe2Cl2 लिया। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ रिएक्शन थोड़ी गड़बड़ है, गवर्नमेंट बुक की बात कर रहा हूं, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो Fe2Cl2, इसके 2 मॉलिक्यूल, ये SeCl4 और Fe में कन्वर्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ Se2Cl2 से SeCl4 में जाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है Cl के नंबर बढ़ रहे हैं। पहले पर Fe के लिए 1 Cl था, देखो 2 Fe 2 Cl, मतलब 1 Fe के लिए 1 Cl। अब 1 Fe के लिए कितने, 4 Cl हो रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इससे Fe की तरफ जाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ था, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रो एलिमेंट हट रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। पूछी जा सकती है कि डाइमेरिक हैलाइड की डिसप्रपोर्शन रिएक्शन लिखो। ठीक है, तो ये था अपने, इसके साथ अपना जो जनरल जो भी अपने था ग्रुप 16 का वो पूरा होता है, और आज के वीडियो के पार्ट को अपन ऐड भी करते हैं। अब इसमें बेसिकली अपन को 2 करने, एक ऑक्सीजन और एक सल्फर। सल्फर आपके कोर्स से हट चुका है, तो अपन को सिर्फ ऑक्सीजन करना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसे अच्छे से समझे, जहां जहां मैंने क्वेश्चन बोले हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से फोकस कीजिए, वो ज्यादा आते हैं, और इसको अच्छे से समझकर लर्न करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।